हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्योग्राफी विद उषा मैम। जो आज का अपना टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए हुए हैं और बोल भी रहे थे कि मैम प्लीज़ एग्ज़ाम बिल्कुल पास आ गए, हफ्ता 10 दिन भी नहीं बचा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं खाली उन ही बच्चों के लिए बनाती हूँ जो बहुत सारे, ये मानो कि 30-70% बच्चों ने तो अपनी तैयारी कर ली होगी पूरी, और वो इनके ऊपर ध्यान भी ना दे और ये भी मत सोचे कि इनमें से आ जाएगा। ठीक है, वो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें और अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और बढ़िया तरीके से अपने नंबर लेके आएँ। ये वीडियो में हमेशा, जब 5-6 दिन रह जाते हैं, ये सोचते हैं बच्चे कि अब तो हमने पढ़ा ही नहीं और हम तो फेल हो जाएंगे, या फिर कई बच्चे काम पे जाते हैं, कई डिस्टेंस से करते हैं और कई बच्चों को बिल्कुल ही टाइम ही नहीं मिल पाता है। उन बच्चों के लिए स्पेशल मैं ये वीडियो बना के लेके आती हूँ। ठीक है, तो इसमें आप जो 70% बच्चे हैं जिन्होंने अच्छी तैयारी कर रखी है, तो वो इग्नोर करें इन चीज़ों को, वो अपनी तैयारी एज इट इज़ रखें। और जो बच्चे 30% ये सोच रहे हैं कि हाँ हम तो अब की बार हमने तो पढ़ाई नहीं कुछ भी और हम फेल हो जाएंगे, तो वो बच्चे इन क्वेश्चन को पढ़ के, 10 क्वेश्चन हैं टोटल, इन 10 क्वेश्चन को पढ़ के आसानी से पास हो सकते हैं। पास ही नहीं, अगर आप अच्छे से तैयारी करके इनमें चित्र सहित, यानी चित्र भी आप दर्शाओगे बहुत बढ़िया तरीके से और इनको पढ़ लोगे टाइम पे, और जो ये आपके 10 क्वेश्चन हैं, कई बच्चों के पास बुक भी नहीं होती, कई बच्चे ऐसे ही सोचते हैं कि हाँ पढ़ेंगे, टाइम लगेगा तब पढ़ेंगे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपके पास फ़ोन है। इसी में मैं ये जो 10 क्वेश्चन है, 10 के जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी 10 की 10 वीडियो। तब बच्चे का टाइम लगे, सुबह लगे, शाम लगे, या कोई काम कर रहा है, कोई काम पे जा रहा है, जॉब पे जा रहा है, कहीं भी 15-20 मिनट कहीं भी लगे, अपनी आपके फ़ोन आपके पास हमेशा साथ रहता है, वहाँ पे ओपन करके अपने आप देख लो। तो मैंने इसमें अपने हरियाणा में थोड़ी सी देसी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की है। जैसे आपके आसपास में, आस पड़ोस में, घर में, या आपके आसपास में जो भी आपके जैसे आपके आगे अपक्षय का है, वरद संचलन का, या जो भी टॉपिक है आपका, तो आपसे रिलेटेड, आपके आसपास के एरिया से रिलेट करके मैंने समझाया है। तो उसमें ये नहीं है कि कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कई बच्चे क्या कर लेते हैं कि ये तो नोट्स टाइप समझ लेते हैं और उनके स्क्रीनशॉट रख लेते हैं। तो स्क्रीनशॉट तो बेटा आपकी बुक में वैसे ही है, स्क्रीनशॉट लेके करोगे क्या जब आप सुनोगे ही नहीं। आप सुनोगे तभी तो वो चीज़ें समझ में आएगी। एक लेक्चर का मतलब क्या होता है, आप अच्छे से सुनोगे, उसकी 10 एग्जाम्पल देते हैं हम, हर वर्ड को समझाते हैं कि इस वर्ड का मीनिंग ये होता है, इस वर्ड का मीनिंग ये होता है। तो वो सारे आपके 10 के 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ पे आपको टाइम लगे तभी आप ले लेना। और अभी भी बच्चे क्या करेंगे, जब मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए तो उसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। उसमें भी मैं बहुत सारी चीज़ें समझाती हूँ कि किस प्रकार आपको क्वेश्चन करने हैं, कैसे क्वेश्चन करने हैं, और उसमें भी बताती हूँ कि ये पहले आ चुका था, ये बाद में आ चुका था। तो वो चीज़ें सारी की सारी बच्चे मिस कर देते हैं। वो स्क्रीनशॉट लेके ये सोचते हैं कि हाँ अपने पास तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, अभी कुछ नहीं। तो ये 10 मिनट की वीडियो भी नहीं है, सारी कुल मिला के इसको अच्छे से देखना है, स्किप नहीं करना है, अच्छे से सारी चीज़ें समझनी है। यूनिट वाइज कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके और किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपकी टोटल 4 यूनिट हैं। तो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने। भौतिक भूगोल का अन्य विज्ञानों से संबंध दर्शाते हुए उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें, एक विषय वस्तु का है तो वो पीछे आ चुका था, तो ज़्यादा कोशिश ये है कि यही आ जाए, अन्य जो आपके विज्ञानों से संबंध है दर्शाते हुए इनके महत्व पर भी प्रकाश डालिए। दूसरा आपका चट्टान का क्या अर्थ है, चट्टानों का वर्गीकरण कीजिए और आग नवाब आदि चट्टानों का वर्णन कीजिए। अब दूसरी यूनिट है, तो दूसरी यूनिट में वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को मैंने बताया है क्यों, और ये पीछे भी आ चुका है तो रिपीट होके आ भी सकता है आपके साथ। के साथ ये भी बताते चलूँगी आपको कि पीछे जब हुआ था उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, और वो रिपीट कई बारी हो सकते हैं रिपीट, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल देते हैं तो उसमें से आ जाते हैं रिपीट क्वेश्चन। दूसरा है आपका वलन की परिभाषा देते हुए विविध प्रकार के वलनों का सचित्र वर्णन कीजिए। इसके अंदर आपके नंबर तीसरा है ज्वालामुखी क्या होते हैं, उनके कारणों का उल्लेख करते हुए उनका वर्गीकरण कीजिए तथा उनके विश्व वितरण पर भी प्रकाश डालिए। ये 2 यूनिट हैं, 2 यूनिट में आपके टोटल 5 क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसके बाद में यूनिट अपनी तीसरी है। तीसरी यूनिट में आप
आपका देखो क्वेश्चन पैटर्न है वो है टोटल 9 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन 8 आएंगे, एक क्वेश्चन आपका शॉर्ट आता है, 2-2 नंबर के आते हैं, उसमें 10-12 क्वेश्चन डाल देंगे, उसमें से 5-7 आपको बोलेंगे कि ये इसमें से टोटल में से 5-7 करो। तो वो छोटे क्वेश्चन मैंने डाले नहीं है, क्योंकि ये इसलिए नहीं डाले, वो जो ये 10 क्वेश्चन, आप इन 10 क्वेश्चनों को आराम से अच्छे से याद कर लोगे तो हो सकता है 4-5 क्वेश्चन तो इसी में से रिपीट होके आ जाएँ। और जो बच्चा करना चाहता है वो आपके जो आपकी बुक है, बुक के लास्ट में महत्वपूर्ण बीज कोश होते हैं वो, या फिर जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के नीचे, लॉन्ग क्वेश्चन के जस्ट नीचे देखना आप 5-6 या 7-8 अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग होता है। जैसे आपको फॉर एग्जांपल बता दूं कि अपक्षय क्या होता है, या फिर अपक्षय का कोई प्रकार डाल देंगे कि भौतिक अपक्षय किसे बोलेंगे, रासायनिक किसे बोलेंगे, वर्ध संचलन क्या होता है, या वर्ध संचलन के कोई प्रकार डाल देगा, या फिर आपके कोई इसी टाइप से, तो लगभग इसी में से आपका कवर हो जाता है। फिर भी आप वहाँ से देख लीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चन। तो यूनिट तीसरी आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सारे बच्चों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यूनिट वाइज 2 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान दीजिएगा, यूनिट वाइज 2 क्वेश्चन आते हैं और आपकी तीसरी यूनिट में 2 ही लेसन है, एक अपक्षय का, दूसरा वृत्त संचलन यानी मास मूवमेंट का। तो ये सारे बच्चों को करना ही करना है, इसमें से 2 क्वेश्चन आएंगे, तो ये तो आप अपने 2 क्वेश्चन पक्के कर ही लो। 4 क्वेश्चन में से टोटल आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी है, इसकी भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इनकी वीडियो का, आप देखना। अपक्षय बिल्कुल टूट फूट के जो चीज़ वहीं पे वितरण हो जाए। अपक्षय कहलाता है भौतिक रासायनिक अपक्षय, इसमें बता रखे मैंने। मास मूवमेंट का भी बिल्कुल अपने देशी लैंग्वेज में, इजी भाषा में आप डिफाइन कर सको एग्जाम में। मैंने किताबी भाषा नहीं डाली है, अपनी देशी अपनी लैंग्वेज डाली है उसमें वीडियो में, तो उसमें आप अपनी तरफ से भी क्या कर सकते हो, अपनी लिख सकते हो, अपने तरीके से लिख सकते हो, उसमें आपको समझ में आ जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो सारी की सारी चीज़ें। तो इसमें एक बार देखते हैं, देखो अपक्षय की परिभाषा देते हुए विभिन्न प्रकार के प्रकारों का जो सचित्र वर्णन करना है, इनके प्रकारों का वर्णन करना है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये पहले आ चुका है कि विभिन्न प्रकारों का वर्णन करना, तो यहाँ प्रकारों की जगह क्या आ सकता है, अपक्षय के प्रकारों की विवेचना कीजिए और इन्हें नियंत्रित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। देखो कारक और प्रकार अलग अलग चीज़ होती है, तो आपके ये पहले आ चुका है सचित्र वर्णन, तो इसका सचित्र वर्णन के साथ साथ ये आ सकता है कि अपक्षय के प्रमुख प्रकारों की विवेचना, यानी इसमें प्रकार भी दे दिए, प्रकार के साथ साथ इसको नियंत्रित करने वाले कारक भी दिए हैं। तो कई बच्चे क्या कर देते हैं, कहीं कारक आ जाते हैं तो वो समझते नहीं कि क्या कारक क्या होते हैं, आगे से देख लेते हैं अपक्षय हो, ये तो अपक्षय वाला है, और उसमें अपक्षय के प्रकार, उसके चित्र, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, तसल्ली से बैठो एग्जाम में और उसको देखो कि उसमें आ क्या रखा है। वो खुश होता है आगे से पढ़ के, लास्ट में पढ़ता ही नहीं है कि क्या पूछ रखा है, ये तो अपक्षय वाला है, ये तो मैं कर दूंगा, मेरे को आता है। तो ये चीज़ ना करें, ठीक है। दूसरा है मास मूवमेंट का, आपका वृत्त संचलन की परिभाषा दीजिए। वृत्त संचलन को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख, देखो कारकों का उल्लेख दे रखा है, ठीक है। और इसमें यह भी आ सकता है कि इसके वृत्त संचलन के जो प्रकार हैं, तो मंद संचलन के अंतर्गत होने वाले वृत्त संचलनों के प्रकार का भी वर्णन कीजिए। तो ये तीसरी यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 ही लेसन है, 2 ही क्वेश्चन आएंगे, तो दोनों आएंगे ही आएंगे, अपक्षय का भी आएगा और मास मूवमेंट का भी आएगा, तो 50% तो आपके यहीं कवर हो गया, ठीक है। और जो 50% रह गया वो आप फर्स्ट यूनिट भी देख सकते हो और आपकी फोर्थ यूनिट भी देख सकते हो। तो फोर्थ यूनिट अपन देखें, देखो सामान्य अपरदन चक्र का विस्तृत वर्णन कीजिए, ये भी पीछे आ चुका है लेकिन दोबारा रिपीट हो सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नदी के अपरदन और निक्षेपण क्रिया से बनने वाले भू आकारों का सचित्र वर्णन करो, ये भी पीछे आ चुका है लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट हो सकता है। तो ये दोनों रिपीट हो चुके हैं, तो ज़्यादा संभावना है कि ये आ जाए कि पवन के अपरदन, परिवहन और निक्षेपण कार्यों का वर्णन और इनके उत्तरों को चित्रों द्वारा स्पष्ट कीजिए, यानी पवन द्वारा जो निर्मित श्रृंखला करती हैं वो वाली। तो ये यूनिट चौथी है, इसमें से तीनों में से हो सकता है, तीनों में से एक तो पक्का आपका आ ही जाए, 2 ना आए तो। बाकी आपको चौथा पूछना है तो चौथा मैं हिमानी का प्रीफर करूँगी आपको कि हिमानी वाला पढ़ सकते हैं बच्चे, अभी उसकी वीडियो भी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी सारी की सारी। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो बच्चे ध्यान दें, बच्चे 2 तरीके से तैयारी करेंगे इसकी। एक तो ये तैयारी करेंगे कि जो मैम ने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डाल रखे हैं तो हम सारे के सारे यही करें, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टोटल 10 ही हैं, ज़्यादा नहीं है, टोटल 10 हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके।
ठीक है, ये कर सकते हो। अगर ये आपको ये लगे कि 10 क्वेश्चन ज़्यादा हैं, हम तो 2 यूनिट, पहली 2 यूनिट में से भी 4 क्वेश्चन आएंगे, लास्ट वाली 2 यूनिट में से भी 4 क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो बीच वाली आपकी जो पसंदीदा यूनिट है 4 यूनिट में से पहली हो या लास्ट की हो या फिर दूसरी है तीसरी है जैसी भी है, तो मैं तो ये बोलूँगी कि तीसरी यूनिट तो सबको करनी चाहिए, क्योंकि 2 ही लेसन है तो उसमें से संभावना आपकी दोनों में से आएंगे, 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद में आप 1 यूनिट का और चयन कर सकते हैं। तो उसमें ये नहीं कि मैम ने इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रखे हैं वही हम करेंगे, वो नहीं करने हैं। 2 यूनिट छाटोगे ना आप, तो 2 यूनिट में आपको पूरा ही कवर करना पड़ेगा, पता नहीं कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, अगर उसमें आप 2 यूनिट कवर करते हो तो उसमें आपको पूरा का पूरा कवर करना पड़ेगा, उसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं चलेगा, सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चलेंगी, तभी उसमें से आपके 4 क्वेश्चन कवर होंगे। और अगर आपको ये लगता है कि मैम ने जो क्वेश्चन बताए हम तो वही कर लेंगे, तो इसमें से इजीली आपके 4 क्वेश्चन आ जाएंगे मेरे हिसाब से। बाकी डिपेंड करता है एग्जामिनेशन, देखते हैं एग्ज़ाम होगा तब क्या रहेगा। बाकी ये क्वेश्चन मैंने, फिर भी मैं यही बोल रही हूँ कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो टाइम टू टाइम स्टडी करते हैं, वो अपने तरीके से स्टडी करें, इसके ऊपर ध्यान ना दें। ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे पढ़ नहीं पाए थे टाइम के ऊपर, और अभी उनको ये लगता था कि अभी हफ्ते 10 दिन में तो तैयारी होगी नहीं, फिर अगले साल ही देखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो अगले साल नहीं देखना है अपन को, अच्छे से ये 10 क्वेश्चन, ये मानो आप ये 10 क्वेश्चन आप 2 दिन में या 3 दिन में आराम से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो वो अच्छे से नंबर भी लेके, वो अच्छे नंबर भी ला सकते हैं, यही नहीं कि पास होना है, वो अच्छे नंबर भी ला सकते हैं अगर ये 10 क्वेश्चन उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से मेंटेन करके किया हो तो। और इसमें मेरी एक वीडियो है, ठीक है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, या फिर आप ढूंढ लेना, उसमें मेरी चैनल पे जाके ज्योग्राफी विद उषा मैम है, उसमें मैंने बता रखा है कि आपको बीए फर्स्ट ईयर में आपको कैसे लिखना है ताकि मार्क्स अच्छे मिलें। तो उस वीडियो को अच्छे से देखो। आप कितनी गलती करते हो, सबसे बड़ी गलती करते हो आप, क्वेश्चन छोटा लिखते हो। दूसरी सबसे बड़ी गलती है ज्योग्राफी में, तो ये मानो 50% थ्योरी है तो 50% डायग्राम है, डायग्राम से ही सारी चीज़ें समझ में आती हैं। तो 90% बच्चे डायग्राम ही नहीं बनाते, सोचते हैं कि थ्योरेटिकल हम तो थ्योरी लिखेंगे, थ्योरी में बहुत कम नंबर आते हैं। अगर आप थ्योरी लिखोगे, आपने थ्योरी लिख दी बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तैयारी करके थ्योरी लिख दी, डायग्राम नहीं डाल दी, तो डायग्राम नहीं डालोगे तो बेटा आपको नंबर ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आपने 60 नंबर का किया है, बगैर डायग्राम के है तो आपके मुश्किल से 25 26 27 28 ऐसे नंबर आएंगे। और आप विद डायग्राम अच्छे से लिखोगे, और लिखने का तरीका मैंने उसमें सारी चीज़ें बता रखी हैं। और ब्लैक पेन अपना यूज़ करना है हेडिंग के लिए, ताकि दूसरे को अलग से दिख जाए कि ये इनकी हेडिंग है, और ब्लू पेन से आपको डालना है। वो मेरी वीडियो ज़रूर देख लेना आप, उसमें आपको पता चल जाएगा कि एग्ज़ाम में कैसे लिखना चाहिए और कैसे अच्छे नंबर आएंगे। थोड़ी सी मेहनत होगी, देखो अब तो हफ्ता 10 दिन ही बचा है, ऐसे नहीं है कि बहुत पूरा साल है। इसमें भी आप बढ़िया तरीके से अच्छे से मेहनत कर जाओगे तो बहुत बढ़िया नंबर भी ले लोगे, और आपका अच्छा मार्क्स भी आएंगे। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। धन्यवाद।